कि न लो न दो न इसे बर्बाद करो, कि न लो न दो न इसे बर्बाद करो, धन तो धन होता है, इसे समझो और इससे अच्छे कार्य करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं प्रेरक कानूनी ज्ञान प्रोग्राम। और प्रेरक कानूनी ज्ञान प्रोग्राम में आपको मिलता है मुफ्त में कानूनी ज्ञान। जी हाँ, वो कानूनी ज्ञान जिसकी जरूरत रहती है किसी भी आम व्यक्ति को, आम लोग को, जिससे उसके जीवन में बहुत सारे लाभ होते हैं, सुधार होते हैं और कई परेशानियां टल जाती हैं। और ये कानूनी ज्ञान देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट अनिल श्रीवास्तव जी। सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे क्योंकि बहुत समय से वो हमें अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं और हमें बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपके ज्ञान की वजह से बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंच रहा है, तो इसके लिए हम उन लोगों की वजह से, उन लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आप ये सारी सर्विसेज दे रहे हैं। एक सर डिमांडिंग टॉपिक है जो लोगों को परेशान करता है, वो टॉपिक आज हमें मिला है, दर्शकों ने ही हमें बोला है कि सर इस टॉपिक पर चर्चा की जाए, और वो है दहेज। दहेज प्रथा पता नहीं कब से चली आ रही है और कुरीति है एक। उस कुरीति को मिटाने की सरकार कोशिश करती है, लोग कोशिश करते हैं, आप लोग भी कोशिश करते हैं, लेकिन ये कुरीति देश से मिट नहीं पा रही है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि दहेज अधिनियम या दहेज कानून है क्या? जी, देखिए, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं जो आपने क्वेश्चन पूछा कि दहेज एक्चुअल में है क्या, तो कोई भी ऐसा आर्टिकल जो कि डिमांड होती है और लड़की वाले लड़के वालों को देते हैं, वो सारा दहेज खा जाता है, लेकिन बशर्ते वो सिर्फ डिमांड पे होना चाहिए जी, इसको हम दहेज कहते हैं। अच्छा जी, अगर शादी हुई, शादी में लड़की वालों ने कुछ दिया, वो दहेज नहीं माना जाएगा? अगर वो गिफ्ट दे रहे हैं, चाहे लड़की वालों की तरफ से दिए जा रहे हों चाहे लड़के वालों की तरफ से दिए जा रहे हों, दहेज एक सिर्फ डिमांड पे होता है। और जो गिफ्ट दिए जाते हैं, गिफ्ट डाउरी नहीं होता, दहेज नहीं होता है। अच्छा जी, लेकिन जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद जब रिटर्न की बात आती है कि चलो डाइवोर्स लेना है, तो वो सब रिटर्न भी तो करना पड़ता है। हाँ, वो शादी का अपना मांगते हैं खर्चा कि भी मेरा इतना लग गया, इतना लगा, बट वो बेसिकली डाउरी नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे डाउरी तो देना भी जुर्म है और लेना भी जुर्म है। जी जी, तो इक्वली फिर पनिशमेंट होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। वो डाउरी नहीं, उसको गिफ्ट होते हैं। अब गिफ्ट आइटम की रिटर्न भी नहीं होता है, लेकिन वो अपना एक्सपेंसेस मांगते हैं तो कोर्ट कई बार उसको दिलवाती है। सर आपके कहने का मतलब है कि अगर जब तक दहेज शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे वो दहेज नहीं माना जाएगा? बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए, अच्छी बात ये है कि बेटे की शादी होती है, गिफ्ट देते हैं, और बेटे की शादी होती है, आप लोग भी गिफ्ट देते हैं, लेते हैं, खर्चा करते हैं, वो दहेज की कैटेगरी में नहीं आता। तो डरने का जरूरत नहीं है कि आप दहेज मांग रहे हैं, दे रहे हैं या ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि दहेज की कैटेगरी में वकील साहब ने अभी हमें बताया कि वही आता है जब दहेज का उसको नाम दिया जाता है, कहा जाता है कि डिमांड है, मांगा जा रहा है या इतना फिक्स हो गया, इतना देना है, वो दहेज की कैटेगरी में आता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि ये एक संशय रहता है हर व्यक्ति के दिमाग के अंदर कि ये मैं दे रहा हूँ या मैं ले रहा हूँ तो कहीं दहेज की कैटेगरी में तो नहीं गिना जाएगा। जी सर, भारत में अगर कोई दहेज मांगता है, आपने कहा कि मांगेगा तब भी दहेज सजा है उसको, और जो देगा उसको भी सजा है। तो एक्चुअल में ये सजा जो वर्ड है उसमें क्या होता क्या है? एक्चुअल में एक जो हमारी एक कुप्रथा है दहेज को जिसको हम कहते हैं, इसको रोकने के लिए एक डाउरी प्रोविजन एक्ट बना। तो उस एक्ट के तहत उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई दहेज मांग रहा है तो वो भी पनिशेबल है, और अगर कोई दहेज दे रहा है तो वो भी पनिशेबल है। आप सिर्फ गिफ्ट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं या गिफ्ट दे सकते हैं, वो किसी पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन दहेज लेते हैं या देते हैं तो दोनों पे पनिशेबल ऑफेंस है और पनिशमेंट होती है। सर पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट ये है कि उसमें जेल भी हो सकती है। हाँ, 1 साल से लेकर 4 साल तक। कई बार वो बढ़ भी जाती है, कई बार घट भी जाती है। वो डिस्क्रिशनरी पे बिलीव करती है कि कोर्ट क्या करती है उसमें। सर, ये कैसे माना जाएगा कि दहेज कानून अब इन पे लगेगा? जब कोई दहेज मांगता है, उनको वो कंटेंट प्रूफ करने हैं, वो केस टू केस वेरी करता है। कि सपोज कीजिए कि किसी की शादी की बात चल रही है, उस समय उन्होंने डिमांड कर ली और डिमांड के तहत उनको वो दहेज देना पड़ा। उस समय पे अगर कोई कंप्लेंट हो जाती है या वो चीज़ें ऑन द स्पॉट पकड़ी जाती हैं जो दहेज दिया गया है, तो वो दहेज जो है वो प्रूफ होता है। मैं अपनी तरफ से एक प्रश्न लेना चाहूँगा कि अगर कोई शादी हो रही है और उस शादी में पुलिस आके पता करती है कि भाई तुम दहेज दे रहे हो या इन्होंने कुछ मांगा है, जी, और कोई कह देता है जी मांगा है,
हाँ, वो दहेज माना जाएगा। हाँ, फिर वो दहेज माना जाएगा, बशर्ते उस व्यक्ति को ये साबित करना पड़ेगा कि इन्होंने मांगा है तो मुझे देना पड़ा। तो साबित करना बहुत जरूरी है। साबित करना बहुत जरूरी है, बिना साबित के वो गिफ्ट माना जाता है। कई शादियों में गेस्ट लोग आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं जी, वो भी अपनी तरफ से देने की कोशिश करते हैं, कुछ गिफ्ट लेके आते हैं, तो वो कहीं दहेज की कैटेगरी में नहीं, वो दहेज नहीं आता, वो गिफ्ट्स हैं, वो सब स्त्रीधन कहलाता है, वो सब लड़की को जाता है। लड़की को जाता है। बिल्कुल। अगर लड़के वाले भी लड़के लड़की को गिफ्ट देते हैं, वो किस कैटेगरी में आता है? लड़के वाले हों चाहे लड़की वाले, कोई भी गिफ्ट देता है वो लड़की का स्त्रीधन माना जाता है, जो भी लड़की को गिफ्ट दिया गया है। अच्छा, लड़की को दिया जाएगा तो लड़की का। हाँ, और अगर लड़के को दिया गया है तो फिर वो लड़के का स्पेसिफिकली। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि अगर आप गिफ्ट देते तो वो दहेज की कैटेगरी में नहीं आता। तो आजकल दहेज से लोग डरने लग गए हैं कि यार ऐसा तो नहीं दहेज कैटेगरी में आ जाएगा, तो ऐसा कोई डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी वकील साहब ने हमें बताया शादी में बहुत सारा खर्चा भी होता है। अगर लड़की किसी वजह से दहेज का कोई केस लगाती तो जो शादी में जो खर्चा हुआ है क्या वो भी दहेज है? शादी में जो खर्चा हुआ है वो दहेज नहीं होता है। एक्चुअल में लड़कियां शादी का खर्चा दिखाते हैं कि हमारा इतना एक्सपेंसेस हुआ और अब हमारी शादी टूटने की कगार पर है, तो उसमें हमसे कंपनसेशन चाहते हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये दहेज दिया था या नहीं दिया था, वो शादी का खर्चा उनका हुआ है तो वो लड़के पक्ष का भी हुआ है, तो वो तो दोनों पक्ष का होता है, तो वो दहेज कैटेगरी में नहीं आता है। सर शादी हो गई और कोई लड़की इस तरह का केस करना चाहती है कि उससे दहेज मांगा जा रहा है या उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उस केस में उसको क्या करना चाहिए? अगर कोई लड़की को दहेज मांगा जा रहा है उस लड़की से, या फिर उसको लगता है कि उसको प्रताड़ना हो रही है, तो सबसे पहले उसको एक कंप्लेंट फाइल करनी होती है क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में। ये हर जगह बने हुए हैं, आप उनमें एक कंप्लेंट फाइल करो, उसके बाद वो जो है आगे की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। सर ये सिर्फ वुमेन सेल में ही होगा या 100 नंबर पर कॉल करके किया जा सकता है, या किसी को नहीं पता वुमेन सेल का है तो थाने जा सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो 100 नंबर सभी को पता है, तो 100 नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वो भी वहीं रेफर करेंगे, फिर वो वहीं। हाँ, प्रोसीजर वही है, या तो डायरेक्ट आप चले जाइए या फिर 100 नंबर पे कॉल करिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। तो शुरुआती तौर पे लड़कियों के पास एविडेंस होता नहीं कि दहेज मांगो, वो सिर्फ कह सकती है कि मेरे से दहेज मांग रहे हैं। देखिए इनिशियल स्टेज पर ये चल जाता है कि मेरे से दहेज मांगा है, तो वो कंप्लेंट ले ली जाती है और आगे केस प्रोसीड भी हो जाता है। बट एक स्टेज आएगी वहाँ पर आपको एविडेंस वो चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी, अगर आप उस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो फिर वो सारे लोग बरी हो जाएंगे। सर आपने कहा कि सिर्फ लड़की कंप्लेंट करेगी, दहेज का केस मान लिया जाएगा। जी, अगर दहेज का केस मान लिया जाता है उस पीरियड में पुलिस कौन सी धाराएं उस व्यक्ति पर लगाती है जो दहेज मांग रहा है? देखिए धाराओं में अगर किसी के अगेंस्ट में क्रुएलिटी होती है, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है या उससे दहेज मांगा जा रहा है, उसका बदतमीजी हो रही है, तो जनरली 498A IPC सेक्शन होता है जिसमें क्रुएलिटी वर्ड डिफाइन है, वो उसके ऊपर लगती है। उसमें कहीं पर भी डाउरी का वर्ड डिफाइन नहीं है, वो क्रुएलिटी का वर्ड डिफाइन है। उसी के साथ साथ एक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जैसे मैंने अभी बताया, उसके अंदर जो सेक्शन है सेक्शन 4 है, वो ये सेक्शन को एप्लीकेबिलिटी होती है और ये उनके साथ लगाए जाते हैं, तो उन्हीं में फिर पनिशमेंट होती है, उसी में ट्रायल चलता है। सर आप एडवोकेट हैं, आप इस तरह के बहुत सारे केस आते हैं, जज साहब के सामने केस बहुत बाद में पहुंचता है, आपके पास पहले आता है, आप कैसे डिफाइन करते हैं कि ये जो दहेज का केस है झूठा है सच्चा है? देखिए ये कंटेंट से डिफाइन होता है। एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, सभी लोगों ने डिफाइन किया है कि आप किस चीज़ को दहेज कहोगे, किस चीज़ को दहेज नहीं कहोगे। तो उसमें बड़ा एक छोटा सा कंसेप्ट होता है कि अगर किसी ने दहेज मांगा है तो जो एलिगेशन लगाई जा रही हैं वो एलिगेशन सपोर्टिंग बाय एविडेंस होनी चाहिए, एविडेंस के साथ सपोर्टिव होनी चाहिए। आप एलिगेशन तो लगा रहे हैं लेकिन आपके पास एविडेंस कोई नहीं है, जैसे कि कोई रिकॉर्डिंग नहीं है या फिर कोई एविडेंटरी प्रूफ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, तो उस कंडीशन में वो चीज़ें जो है दहेज नहीं मानी जाती हैं। सर आप सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न लूंगा, ये तो रहा लड़कियों को, अगर सच में उनको ताड़ित किया जा रहा है, दहेज मांग रहा है, तो उनको सजा होनी भी चाहिए, केस होना चाहिए। लेकिन उस कंडीशन में जब लड़की ने दहेज नहीं मांगा या परिवार वालों ने दहेज नहीं मांगा, लड़कियां झूठा केस करती हैं, उस कंडीशन में क्या होता है? देखिए मैं सबसे पहले इसमें एक बात आपको बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को, कि जो 498 IPC के जो केसेस होते हैं, मीन्स डाउरी के जिनको हम कहते हैं, उनके केसेस जो होते हैं उसमें 80 to 90% एक्विटल रेट है। मतलब 80 से अगर 100 केस हो रहे हैं तो 80 से 90 लोग उसमें छूट जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि उसमें कुछ केस तो झूठे हैं और कुछ केस ऐसे हैं जो प्रूफ नहीं हो पाते, लैक ऑफ एविडेंस की वजह से मान लीजिए, किसी वजह से मान लीजिए। अब आपका सवाल कि अगर उसमें झूठा कोई करता है तो क्या करें, तो उस कंडीशन में लड़के के पास रेमेडी होती है कि वो एक तो उससे डिफामेशन का केस डाल के उनसे कंपनसेशन मांग सकते हैं कि आपने हमारी इज्जत खराब करी है, उसके वजह में हमें इतना कंपनसेशन चाहिए।
दूसरी बात, आप उन पर क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी के ऊपर डाउरी का झूठा केस होता है तो उसको एट द एंड पनिशमेंट होगी। तो जितनी पनिशमेंट हमें होने वाली थी उतनी पनिशमेंट फिर उसको होती है। तो एक हम क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हैं, साथ में आप उनसे कंपनसेशन भी मांग सकते हैं। ये दो चीज़ें। सर बड़ी बढ़िया चीज बताई। देखिए, अगर आपको लगता है आपके ऊपर इतना केस किया गया है दहेज का और आपने ऐसा कोई कृत्य किया नहीं, तो आप भी कंपनसेशन ले सकते हैं और सामने वाले को सजा करा सकते हैं झूठे केस के तौर पर। सर एम आई राइट? बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। बहुत सारी बातें सर आपने हमें बताई। अंत में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए, उन लोगों को जो दहेज के झूठे केस में फंसे हुए और उन लोगों को जो दहेज से प्रताड़ित? देखिए, दहेज से प्रताड़ना आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इसमें ज़्यादातर केस फॉल्स आते हैं, फैब्रिकेटेड आते हैं। ये चीज़ें ऊपर तक सभी को पता है, और इसीलिए इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास की कि अब 498 में अरेस्ट कंपलसरी नहीं होता। वो तब होता है जब कोई एक्यूज्ड भागता है। तो उसी चीज़ को लेते हुए जो फॉल्स केसेस होते हैं, अगर उसमें किसी को फंसा भी दिया जाता है तो एक टाइम के लिए वो परेशान होगा, और उसके बाद में जब वो केस डिस्प्रूव हो जाता है, बाइज्जत बरी हो जाते हैं आप, तो आपके पास ऑप्शन है, जैसे मैंने कहा कि आप डिफामेशन का केस डाल के कंपनसेशन ले सकते हैं, साथ में आप क्रिमिनल केस डाल के उसको पनिशमेंट भी दिला सकते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा आप लोगों के लिए लॉ है, इसका आप यूज़ करें। इसमें घबराने की या परेशान होने की कोई ज़रूरत होती नहीं। सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारी जानकारी दी। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मैंने सारे प्रश्न लेने की कोशिश की। इसके अलावा अगर आपके पास रहता है कोई प्रश्न आपके दिमाग में, तो आप हमें कमेंट करें, दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे पता कर लें, क्योंकि जानकारी होगी तभी आप कुछ कर पाएंगे। जब केस होता है तो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और उस घबराहट में कहीं न कहीं कुछ चीजें गलत भी हो जाती हैं जो आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। इसीलिए आप हमसे मदद लें, आप हमें कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों के जवाब देने की। अगर आपको लगता है आपको हमें फोन पर बात करनी है तो आप टेलीफोन भी कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आता है तो हमारे साथ इसी प्रोग्राम में ऐसे ही बने रहें। आगे इस प्रोग्राम में बने रहने के लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। सारे नोटिफिकेशन, सारे प्रोग्राम की डिटेल्स आपको आती रहेगी और आप इस तरह के अन्य प्रोग्राम भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, और मेरे साथ बड़े चलो।